कल हमने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज पढ़े थे, सही है वो मार्स। तो तो आज जो है ना वो हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज करेंगे। ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो है ना हमारे पास प्रॉब्लम होता है कि जो लंग्स है वो फिल नहीं होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव में ये है कि वहाँ पे तो ईयर है लेकिन वो ब्लो आउट नहीं करते हैं, बाहर नहीं फेंक सकते हैं क्योंकि परमानेंट डायलिटेशंस होती हैं वहाँ पे, और जो इलास्टिसिटी है वो लॉस होती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव में यही फ़र्क है, सही है, क्योंकि इसमें आप जो ईयर है वो फिल नहीं कर सकते। यहाँ पे जो लंग्स है वहाँ पे आप ईयर जो है ना उसको फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोनों में यही फ़र्क है। और जो सबसे बड़ा अहम जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो ये है कि इसमें जो है ना टोटल लंग कैपेसिटी ये डिक्रीज होती है, उसमें टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती थी, यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है। जाहिर सी बात है कि जब आप ईयर को जो है ना अंदर नहीं लेके जो लंग्स है वो आप फिल नहीं कर सकते हो, तो जो टोटल लंग कैपेसिटी वो तो डिक्रीज हो जाएगी। तो इट मेक सेंस। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एफ जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। एफ वन भी डिक्रीज है, ठीक है ना, दोनों डिक्रीज है, लेकिन एज कम्पेयर टू एफ ई वी वन एफ वी सी जो है ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज है। जबकि एब्स्ट्रक्टिव में ये था कि वहाँ पे एफ ई वी वन बहुत ज़्यादा डिक्रीज था एज कम्पेयर टू एफ वी सी, ठीक है ना। तो यही भी बड़ा फ़र्क ये भी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने जो रेशो जो हमने किया था कि वहाँ पे लेस देन 80% आता था, और ये सारी चीज़ हमने फिजियोलॉजी में की है ना, वहाँ पे हमने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था डिटेल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वही चीज़ें दोबारा यहाँ पे हमने पैथोलॉजी में भी डाले हैं। जो रेशो होगी एफ ई वी वन और एफ वी सी रेशो जो है ना वो ग्रेटर देन 80% होगी, और वो obstructive में लेस देन 80% था। तो दोनों में यही फ़र्क है, सही है। फिर इसके बाद इसमें ये जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, जैसे कि हमने फिजियोलॉजी में भी इनको थोड़ा सा टच दिया था, यहाँ पे हम डिटेल में करेंगे कि रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि आप ईयर को जो है ना वो लंग में नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे फिल नहीं होता है, आपका लंग जो है ना वो फिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हुई है, फाइब्रोसिस हुई है। अब फाइब्रोसिस कहाँ की हुई है? जो आपका लंग है, लंग में जो इंटरस्टिशियम स्पेस है, जिसमें हमने फिजियोलॉजी में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, वो जो इंटरस्टिशियम है वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। जब वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है तो जो आपका मेम्ब्रेन है वो मोटा हो जाता है, तो जो गैस की जो डिफ्यूजन है वो होती नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है ना वो आप पास नहीं कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ना वो बाहर आप नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका जो मेम्ब्रेन है वो मोटा हो जाता है क्योंकि फाइब्रोसिस हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल का जो इंटरस्टिशियम उसकी जो फाइब्रोसिस होती है, मोस्टली हमारे पास जो इथियोलॉजी है वो अननोन है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं हमारे पास, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन हो जाए लंग में, तो वैसे ये हम खैर जनरल पैथोलॉजी में करेंगे। ये जो इंटरल्यूकिन 10 है और साइटोकाइंस है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जिसको बोलते हैं, इंटरल्यूकिन 10 हो गया है, और ये जो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा हो गया, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है, ये आके आपके जो इन्फ्लेमेशन है उनको रोक देते हैं। ये है वैसे हम जनरल पैथोलॉजी में करेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, ठीक है ना, वहाँ पे हम इसको डिटेल में करेंगे, साइटोकाइन जो है क्या, ये सारी चीज़ें प्रोटीन हम वहाँ पे करेंगे। तो कुछ कंडीशंस है, जैसे कि लंग में इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो साइटोकाइंस है, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है, जैसे कि ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये आके इन्फ्लेमेशन को रोक देती है। तो जब इन्फ्लेमेशन को रोक देती है तो फिर इसके बाद हम इन्फ्लेमेशन जब रुक जाती है तो इसके बाद हमारे पास ना फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ भी यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है, वही टी जी एफ बीटा यहाँ पे भी आया हुआ है, लेकिन जो है ना वो आके फिर फाइब्रोसिस करवा देती हैं, और फाइब्रोसिस करके आपके लंग्स में भी फाइब्रोसिस हो जाती है। तो मोस्ट कॉमनली तो वो तो हमें पता है कि कॉमनली जो है ना जो इथियोलॉजी है वो हमें पता नहीं है, इडियोपैथिक है, अननोन है, लेकिन कुछ अथॉरिटीज ये भी कहते हैं कि ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा की वजह से भी ये हमारे पास फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। तो आगे स्लाइड में ये है, ये सारी चीज़ें ये देखें।
इडियोपैथिक है, सही है। जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस है ना, ये इडियोपैथिक है। और फाइब्रोसिस है इन द इंटरस्टिशियम, सही है। तो ये पिक्चर्स अगर आप देखें, नॉर्मली अगर हिस्टोलॉजिकली अगर आप लंग्स देखें तो हमें कुछ यूं नजर आता है माइक्रोस्कोप पे। ये देखिए, ये अलविलाई है आपके पास, सही है। और ये मेम्ब्रेन है। तो ये देखिए नॉर्मल इसी तरीके से आपके पास ये होता है, बिल्कुल थिन लेयर होता है। और ये ईयर सैक है आपके पास, सही है ये। लेकिन एबनॉर्मेलिटी की तरफ जब आप चले जाते हैं तो देखिए ये भी वही ईयर सैक है। लेकिन जब आप ये मेम्ब्रेन देखते हो ना, जिस तरह यहाँ पे थिन डेलिकेटेड है, यहाँ पे बिल्कुल थिन डेलिकेटेड तो नहीं है ना। ये देखिए ये भी ईयर सैक है, सही है। ये भी ईयर सैक है आपके पास। लेकिन आप जब ये मेम्ब्रेन देखते हो ना तो ये देखिए फाइब्रोसिस हुई है, ये देखिए, सही है, ये फाइब्रोसिस हुई है। तो आपको हिस्टोलॉजी में जब आप लंग को हिस्टोलॉजिकल आप देखते हैं तो आपको कुछ ही नजर आता है, ठीक है ना। ये सारा चीज जो है ना, ये फाइब्रोसिस है। लंग, हाँ, इथियोलॉजिकल रिलेटेड टू साइक्लिकल लंग इंजरी, जैसे कि मैंने ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर और बीटा का जिक्र किया, कि ये भी आपके पास आके जो आके इसका जो लंग में फाइब्रोसिस है उसको इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक और भी काज हो सकती है, सेकेंडरी काज जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास ना ड्रग्स है। ड्रग्स में हमारे पास आते हैं ब्लूमाइसिन है, एम्योडारान है। वैसे फार्माकोलॉजी में हम करेंगे एंटी कैंसर ड्रग या ब्लूमाइसिन और एम्योडारान हमने वैसे पढ़ा भी है हार्ट में, कार्डियोलॉजी में। एम्योडारान जो है ना वो एंटी एरिथमिक ड्रग है। जो हम ईसीजी कर रहे थे ना, उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि इम्यूडोरान जो है ना ये एंटी एरिथमिक ड्रग है, क्लास 4, ठीक है। तो खैर ये हम दोबारा फार्माकोलॉजी में दोबारा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्लूमाइसिन हो गया, बुसल्फान हो गया, ठीक है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती है। तो आप इन सेकेंडरी जो काज है, जो इथियोलॉजी है, जो कि ड्रग्स है, इन ड्रग्स की वजह से भी, रेडिएशन थेरापी है, इसकी वजह से भी फाइब्रोसिस होती है हमारे पास। तो आप इन सेकेंडरी कास्ट को एक्सक्लूड करके फिर भी जब आप फिर आप देखते हो आपको कॉज नजर नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि फिर ये इडियोपैथिक है। लेकिन आप अंडरलाइन कास्ट को देखोगे, हिस्ट्री लेनी पड़ती है, इसमें पेशेंट से पूछना पड़ता है, कुछ ड्रग यूज करते हो या नहीं करते हो। मेडिकल जब आप हिस्ट्री लेते हैं ना पेशेंट से, तो आप ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेते हैं और आप उसके फैमिली हिस्ट्री लेते हो। फिर आप इसके बाद जो है ना आप पीछे आपने कोई ड्रग्स यूज किया है कि नहीं है, तो ड्रग्स जो है ना वो उसकी हिस्ट्री आप लेते हो। तो उसमें ये पता चल जाता है, अगर कोई बंदा जो है ना ब्लूमाइसिन या इमिडोरान जो है ना वो ये यूज़ करे, कोई रेडिएशन थेरापी जो है ना उस पे है, तो जाहिर सी बात है फिर ये जो है ना फिर ये सेकेंडरी काज है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से फिर हमारे पास क्या होता है, ये फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर, जाहिर सी बात है, जब ये अलविलाई है ना, नॉर्मल तो ऐसा है जैसे कि हमने हिस्टोलॉजिकली ऊपर पढ़ा। तो जब ये इसमें फाइब्रोसिस होती है ना तो इस तरह मोटा हो जाता है, ठीक है ना, ये मोटा हो जाता है। तो इसमें ईयर तो नहीं आ सकता है, फिर आ सकता है लेकिन फिल नहीं होता है, उतना फिल नहीं होता है, सही है। तो अब आपका जो लंग है वो फिल नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब यहाँ पे फाइब्रोसिस हुई है। दूसरी बात ये कि अब ये जो मेम्ब्रेन, अगर ये इतना नॉर्मल था, अब यहाँ से होके ये नॉर्मल था हमारे पास, ठीक है, अब ये एबनॉर्मल हो गया है, क्योंकि आपने मेम्ब्रेन को जो है ना बड़ा मोटा किया। अब जो गैस एक्सचेंज है वो नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो मोटा हो गया है, जाहिर सी बात है, तब गैस डिफ्यूजन होगी नहीं, ठीक है ना। हमने कहा ना कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाई सैंपल डिफ्यूजन जो है ना वो होते हैं। फिजियोलॉजी में हमने किए हैं सारी चीज़ों को। तो जाहिर सी बात है, जब आपको ऑक्सीजन जो है ना वो आप अलविलाई से आप आर्टीरियल में अपनी ब्लड में नहीं फेंक सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना सर्कुलेशन होती है, ठीक है ना। ये कैपिलरी है, ठीक है ना, पल्मोनरी कैपिलरी है। तो ऑक्सीजन यहाँ से आता है बाहर से, फिर यहाँ पे हम ब्लड में डाल लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास अब ये बैरियर जो है ना वो मोटा हो गया। अब बैरियर में जब मोटा हो गया है, क्योंकि फाइब्रोसिस हुई है, तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे आएंगे नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे आएंगे नहीं, तो हाइपोक्सीमिया होगा। ब्लड का, हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि हाइपो ब्लड में जो ऑक्सीजन जो है ना कम हो जाना, उसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक है ना। हाइपो मीन्स कम, और ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, ईमिया जब भी आ जाए किसी लफ्ज़ के आखिर में, स्पेशली मेडिकल बुक्स में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड में जो है ना आपका ऑक्सीजन कम हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गई तो
टिश्यू में जो है ना वो ऑक्सीजन कम होगी, टिश्यू के पास जब ऑक्सीजन चला जाता है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारे पास कम होगी, तो जाहिर सी बात है वही हाइपोक्सिया होगा, डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है ना। तो वही ना देखे प्रोग्रेसिव डिस्पनिया होगा, कफ होगी, ठीक है ना। ये मोस्ट कॉमन काज है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल फीचर है वो प्रोग्रेसिव डिस्पनिया होगी, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और कफ। फिर इसमें जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सीटी करते हैं, तो सीटी में हमें जो है ना वो फाइब्रोसिस लंग हमें नज़र आ जाती हैं। बुक में भी ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि सब प्लूरल पैचेस आपको नज़र आएंगे, सही है। सीटी पे आप देखेंगे ना सब प्लूरल पैचेस आपको जो है ना वो नज़र आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना आपके पास ये आपके पास होगा, और हनी कम्ब इसमें अपीयरेंस होगी, हनी कम्ब अपीयरेंस, सही है। ये बहुत अहम है। इंटरस्टिशियल लंग में भी आपके पास जब आप लंग को देखेंगे तो हनी कम्ब अपीयरेंस, सही है, हनी कम्ब अपीयरेंस। ये हनी कम्ब अपीयरेंस आपके पास ब्रोंकेक्टेसिस में भी होता है, सही है। उस दिन मैं भूल गया था, ये मेरे ख्याल से मैंने नहीं बताया कल। ब्रोंकेक्टेसिस में, सही है, ब्रोंकेक्टेसिस हो, एस्बेस्टोसिस हो, इसमें जो है ना इसके अलावा जो है ना इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, ठीक है ना, मेटास्टेटिक कैंसर हो, इन सब में हनी कम्ब अपीयरेंस होते हैं। तो तकरीबन ये तीन चार ही आप जहन में रख ले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम कि हनी कम्ब अपीयरेंस जो है ना वो आपके पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में भी होते हैं, एस्बेस्टोसिस में भी होते हैं। आगे हम करेंगे ना ये निमोकोनियोसिस, निमोकोनियोसिस में हमारे पास ये कोयल वर्कर्स हैं, हमारे पास सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, ये सारे निमोकोसिस में आते हैं, सही है। तो एस्बेस्टोसिस में भी हमारे पास हनी कम्ब अपीयरेंस होगी, यहाँ पे भी हनी कम्ब अपीयरेंस होगी, इसके अलावा जो है ना ब्रोंकेक्टेसिस में भी होगी, ठीक है। तीन तकरीबन तीन चार चीजें, इन सब में हमारे पास हनी कम्ब अपीयरेंस होगी। तो इससे तो आप डायग्नोसिस नहीं लगा सकते हो, लेकिन फिर आप जो है ना हिस्ट्री और बाकी चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थे। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में ना निमोकोनियोसिस है। निमोकोनियोसिस में ये है कि हमें जो है ना इसमें भी हमारे पास जो इंटरस्टिशियम में उसमें फाइब्रोसिस होगी, ठीक है ना। लेकिन ये ड्यू टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मतलब यही होता है कि आप जिस जगह पे आप काम करते हो, ठीक है ना, और या फॉर एग्जांपल आप स्पेस में काम करते हो, या आप जो है ना एक डस्ट वाली कंपनी में काम करते हो, जैसे कि अभी हम स्टेबल में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो और ये आप लॉन्ग टर्म वहाँ पे एक कंपनी में ऐसे काम कर रहे हो, और वो जो है ना वो आपके पास वो आप इनहेल करते हो, वो एक्सपोजर इनहेल कर दो, कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होती है, और वो जाके आपके लंग्स में चला जाता है, और इसी की वजह से जो है ना वो आपके पास फिर डिस्ट्रक्शन होती है, लंग में फाइब्रोसिस होगी और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होगी। तो ये क्रॉनिक एक्सपोजर की वजह से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, सही है। और वो फाइब्रोजेनिक होते हैं। फाइब्रोजेनिक का मतलब होता है, फाइब्रो का मतलब होता है फाइब्रोसिस, जेनिक का मतलब होता है बनना, सही है। तो फाइब्रोजेनिक है यानी फाइब्रोसिस बनाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें कोल वर्कर्स निमोकोनियोसिस है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर छोटे छोटे, अब वो लोग जो कोयल इन चीज़ों में काम करते हैं, जो कोयला और ये क्या नाम है इसका, इनके कान, जिसको कानकुन बोलते हैं, अंदर जमीन के अंदर जो काम करते हैं होते हैं, उसमें जो है ना उसमें कोयले में कार्बन डस्ट होती है, ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो है ना आप इनहेल कर देते हो, और ये क्रॉनिकली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आप ये यूज कर देते हो, तो तब जाके आपके पास ये निमोकोनियोसिस होती है। और ये फिर आपके लंग्स में अंदर चले जाते हैं, तो आपके लंग्स में माइक्रोफेजेस होते हैं। तो वो माइक्रोफेजेस क्या काम करते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि अब ये स्मॉल पार्टिकल्स है ये अंदर आए हैं, लेकिन अब इसका मैंने करना क्या है, उसको समझ नहीं आती है, तो ये अंदर चला जाते हैं और वो फाइब्रोजेनिक ये स्टार्ट हो जाती है, यानी फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है ना ये कोयल वर्कर्स में हमारे पास जो कार्बन डस्ट होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इनहेल होते हैं, क्रॉनिकली इनहेल होते हैं, और इसी की वजह से आपके माइक्रोफेज को पता नहीं चलता है कि अब इसका मैंने करना क्या है, और इसी की वजह से जो है ना वो आपके लंग में एंटर हो जाते हैं, और
फाइब्रोसिस काज होती है। सही है। तो मेसिव एक्सपोजर, ठीक है, वही बात है, मेसिव एक्सपोजर लीड्स टू डिफ्यूज फाइब्रोसिस। इसमें जो आपका लंग है ना बिल्कुल काला नजर आता है, सही है, ब्लैक लंग। और इसके साथ साथ आपके पास रोमाटाइड अर्थराइटिस हो एसोसिएटेड विद रोमाटाइड अर्थराइटिस, फिर इस सिंड्रोम को फिर हम केपलान सिंड्रोम कहेंगे। सही है। ये जो हम केपलान सीरीज पढ़ रहे हैं ये वो वाला केपलान नहीं है, सही है, ये डिजीज है। ये केपलान है, CAPLAN है, सही है, केपलान सिंड्रोम है। तो ये आप जहन में रख लें, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये बात हमने की कि आपके पास जो है ना वो मैक्रोफेजेस, आप समझ नहीं आता है कि अब इसका क्या करना है, और उसके बाद जो है ना आपके पास फाइब्रोसिस होती है। और ये फिर इसके बाद हमारे पास जो निमोकोनियोसिस में सेकंड वाला है वो है सिलिकोसिस। सही है, सलीका। जो लोग सलीका माइनर्स में काम करते हैं, जो सलीका होते हैं वो भी आप सैंड ब्लास्टर वो आप इनहेल कर देते हो, ठीक है ना। और एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि वो कौन सा निमोकोनियोसिस या वो कौन सा वो है कि वो एसोसिएटेड है, वो सॉरी इंक्रीज कर देता है ट्यूबरकुलोसिस का, जो है ना रिस्क रिस्क इंक्रीज कर देता है ट्यूबरकुलोसिस का। तो जब भी आपसे कोई भी पूछे तो वो है सिलिकोसिस। ये सिलिकोसिस जो है ना ये इंक्रीज द रिस्क फॉर ट्यूबरकुलोसिस, सही है। तो ये रिस्क इंक्रीज कर देता है ट्यूबरकुलोसिस के। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास जब ये इंक्रीज कर देता है तो लंग का वो कौन सा पोर्शन होगा वो उसमें हमें ये मिलेंगे, तो अपर लोब में। तो टीबी जो होता है ना वो मोस्टली, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ना इसको बड़ा पसंद होता है ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो ये मोस्टली आपके अपर लंग का जो अपर लोब है ना वहाँ पे जाके जाके वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादातर होती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा होता है, सही है। तो इसीलिए उसी से आप ही इसको जहन में रख लें कि जो ट्यूबरकुलोसिस है ना वो भी मोस्टली आपके पास अपर लोब में होती है, ठीक है ना। तो और ये तो रिस्क भी इंक्रीज करवा देता है, सही है। तो ज़्यादातर जो सिलिकोसिस है वो भी अपर लोब है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं ना कि आपके जो सिलिकोसिस है वो लंग का आपके कौन से लोब में फाइब्रोसिस कास करवा देती है, अपर, मिडल, लोअर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपर लोब में करवा देती है, सही है। तो इसी तरीके से मैंने जो याद किया है वो मैंने भी इसी तरीके से मैंने याद किया है कि सिलिकोसिस जो है ना ये ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क ज़्यादा कर देती है, और ट्यूबरकुलोसिस मोस्टली अपर लोब में होती है। तो यहाँ पे जब फाइब्रोसिस भी होगी वो अपर लोब में होगी, सही है। इसी तरीके से आप लोग इसको याद रखें। फिर इसके बाद जो है ना बेरिलियोसिस है। बेरिलियोसिस ये उन लोगों में ज़्यादातर है जो लोग स्पेस में काम करते हैं, या नासा वाले जो हमारे पास ये जो कंपनी है नासा वाला, इनमें जो लोग काम करते हैं उनमें से ज़्यादा ये बेरिलियोसिस होती है, सही है। तो उसमें भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है। और इसमें नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास होती है। ये ग्रेनुलोमास वगैरह ये हम पढ़ेंगे ना, जनरल पैथोलॉजी के टॉपिक्स है, बार बार इधर आते हैं। मुझे पता है आप लोगों को यहाँ पे अभी इसकी समझ नहीं आती है, लेकिन ये जब हम जनरल पैथोलॉजी हम करेंगे ना तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, सही है। तो हेलर लिम्फ नोड्स है और सिस्टेमिक ऑर्गन्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो चीज़ है नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास एंड द लंग, हाइलर लिम्फ नोड्स एंड सिस्टेमिक ऑर्गन। अब ये जो साउंड है ना, साउंड लुक लाइक फेमिलियर। किस तरह फेमिलियर है ये साउंड, क्योंकि ये हमारे पास सार्कोइडोसिस में भी इसी तरीके से है, ठीक है ना। तो ज्यादातर जो वो ट्रिकी क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इसी तरीके से आते हैं, सही है। क्योंकि आप शायद ये देखेंगे ना तो ये सार्कोइडोसिस में भी है और ये बेरेलियोसिस में भी है। अब दोनों में हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप लोगों को एक हिंट दिया होगा कि ये जो बंदा है या कोई नासा कंपनी में काम कर रहा है, या कोई जो है ना ऐसे जो एरोस्पेस जो इंडस्ट्रीज है उसमें काम कर रहा है। तो फिर इसके और ये सारे चीज दिया हो तो इसका मतलब है कि ये बेरिलियोसिस है, सही है। और सार्कोइडोसिस में फिर वो एयर स्पेस और ये इंडस्ट्री, तो ये जो एयर स्पेस इंडस्ट्री है ना ये इसका बज़ वर्ड है, आप इसको समझ ले, सही है। इनको आप जहन में रख ले, इसको बोलना भूलना नहीं है आपने, सही है। ये बज़ वर्ड है हमारे पास। और ये भी हमारे पास जो है ना वो लंग का जो कैंसर है ना वो इस रिस्क इंक्रीज कर देती है बेरिलियोसिस, सही है। तो एस्बेस्टोसिस है। इस एस्बेस्टोसिस ये जो है ना आपके पास लोअर लोब में, लंग का जो लोअर लोब है ना वहाँ पे फाइब्रोसिस काज करवा देती है। और ज़्यादातर ये कलर में जो लोग पेंट करते हैं घरों को, पुराने ज़माने में पेंट में भी ये एस्बेस्टोस जो है ना वो आते थे। प्लम्बर जो लोग होते हैं जो पाइप
पिपेटिंग वगैरह करते हैं, उसमें भी जो है ना ये एस्बेस्टोस होती है। तो ज़्यादातर ये उन लोगों में है जो कि प्लम्बर्स वगैरह है, या जो बाकी जो कलर वगैरह करते हैं जिसमें एस्बेस्टोस ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को ये एस्बेस्टोसिस होती है, और इसी की वजह से लंग की फाइब्रोसिस होगी। तो इसमें फाइब्रोसिस जो लंग की फाइब्रोसिस होगी, फिर इसके बाद जो है ना फ्लोरा की भी फाइब्रोसिस होगी, फिर जो है ना कार्सिनोमा होगी, लंग की कार्सिनोमा होगी, और फ्लोरा की भी कैंसर होगी। तो मैंने इसको इसी तरीके से याद किया है ना कि फाइब्रोसिस इन द लंग, सॉरी, फाइब्रोसिस इन लंग एंड फाइब्रोसिस ऑफ प्लूरा, और कैंसर ऑफ लंग एंड कैंसर ऑफ प्लूरा, मैंने ऐसा याद किया है। तो वही है ना, लंग कार्सिनोमा एंड मेसेथिलियोमा, सही है। ये हमारे पास एस्बेस्टोसिस जो है ना वो काज कर रहा है, मोस्टली ये लोअर लोब, सही है। तो ये आप ध्यान में रखें। तो एस बेस, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे, सही है। एस्बेस्टोसिस जो है ना, आप बेस, बी ए एस है ना, लेकिन आप इसको बेस से याद रखें। एस्बेस्टोस को मैं एस्बेस्टोसिस कहूंगा, क्योंकि ये बेस से याद रखना है, और लंग का जो बेस है वो लोअर लोब है, तो लोअर लोब में नहीं होती सही। अ, कुछ मतलब ये ऐसी निमोनिक नहीं है, लेकिन बस याद करने का वो मेरा जो तरीका है वो यही है, क्योंकि भूल जाते हैं आप। उसमें जो सिलिकोसिस में हमने बात की वो अपर लोब है, एस्बेस्टोसिस जो है ना वो लोअर लोब है, ठीक है ना। तो इसमें फिर बंदा कंफ्यूज होता है एग्जाम में कि अब इसमें अपर लोब किस में था और लोअर लोब किस में था, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास नेमोकोनियोसिस। और ये है हमारे पास ना, अगर आप इसको देखेंगे ना हिस्टोलॉजिकली एस्बेस्टोस को, तो इसमें आयरन डिपॉजिट हो जाती है। आप लंग को देखेंगे ना, तो ये सिलेंड्रिकल, ये राड शायद, ये जो आपको नजर आते हैं ये आयरन डिपॉजिट हो गई है, ये देखिए। ये हमारे पास आयरन ब्राउन कलर जो होते हैं ना, ये हमारे पास लॉन्ग गोल्डन ब्राउन फाइबर्स, ये आपके पास जो है ना, आपके पास लंग्स में जो है ना डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सार्कोइडोसिस है, वही चीज़ है, सिस्टेमिक अर्गन है, नॉन क्विजेटिंग ग्रोमेनोलोमास है, मल्टीपल अर्गर्स है, लेकिन ये आपके पास वो इंडस्ट्रीज वाले के बारे में बात नहीं की होगी, सही है। यहाँ पे भी साउंड्स बिल्कुल सेम है उधर और यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर जो बुक वालों ने बात की है कि ये हमारे पास अफ्रीकन अमेरिकन जो फीमेल्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इथियोलॉजी इडियोपैथिक है, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो CD40 हेल्पर सेल्स है, और इसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास कोई अननोन एंटीजन है, उसकी वजह से भी हमारे पास होती है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो है ना, जैसे कि ऊपर हमने बेरिलियोसिस में हमने बात की, वहाँ पे भी हाइलर लिम्फ नोड्स था, यहाँ पे भी हाइलर लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जाके आपके पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज काज करवा देती है, सही है। बाकी जो है ना, आपके पास जो कॉमनली इन्वॉल्व टिश्यू होते हैं जो साइकोडोसिस में है, ये बहुत अहम है। आपके पास आई में इन्वॉल्व होती है, और आई में जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करवा देती है, और उसको हम कहते हैं यूवाइटस, सही है। तो ये आपके पास है यूवाइटस है, स्किन में आपके पास करवा देते हैं, किटिनस निड्यूल्स और एrythema वगैरह ये काज करवा देती है। शुगरन सिंड्रोम जो है ना, ये जनरल पैथोलॉजी में हम करेंगे, सही है। ये यूवाइटिस हम ऑप्थेल्मोलॉजी में करेंगे, स्कैन और ये सारी चीज़ें डर्मा में ये वैसे भी आ रहे हैं, सही है। और ये जो शुगरन सिंड्रोम है, ये आपके पास जो है ना ड्राई आई होती है, इसमें ड्राई माउथ होती है। आपको जो है ना आंसू वगैरह ये नहीं आते हैं, और सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। पेशेंट आपको कहेंगे कि मेरे मुंह में जो है ना वो कंकर है, और आंखों में भी मेरा रेत है, मतलब आपको ऐसे प्रेजेंट करवाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ड्राई आई, ड्राई माउथ, इसको हम कहते हैं शुगर सिंड्रोम। तो यहाँ पे भी जो आपको सारी चीज़ें देंगे ना, वो बिल्कुल रिलेटेड शुगर सिंड्रोम के साथ होंगे, बिल्कुल मिमिक्स होंगे। तो आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना है, सही है। और इसके साथ जो है ना वो अदर टिश्यूज भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर सी बात है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज जो क्लिनिकल फीचर्स आएंगे वही डिस्पनिया कफ, और यहाँ लंग्स में जो है ना आपके पास जो एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम है, ये आपके पास लंग्स में है ना, तो ये इंक्रीज हो जाते हैं, सही है। तो सार्कोइडोसिस में आपके पास ECE जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, लंग ये इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, सीरम में आप देख सकते हो। हाइपरकैल्सीमिया होगा, हाइपरकैल्सीमिया किस लिए होगा, क्योंकि सार्कोइडोसिस में आपके पास जो है ना जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी है,
ये जाके आपके पास विटामिन डी को एक्टिवेट कर देते हैं। विटामिन डी जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। और क्योंकि ये विटामिन डी जो है ना वो एक्टिव फॉर्म में लेके चला जाता है, वैसे विटामिन में हम करेंगे। तो कि विटामिन डी किस तरह एक्टिवेट हो जाता है, सही है, स्कैन से, फिर इसके बाद वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं एक्सेट्रा, फिर वहाँ पे करेंगे। तो इसी वजह से जो है ना वो आपके पास जो कैल्शियम है वो इंक्रीज हो जाती है, सही है। तो इसलिए यहाँ पे हाइपरकैल्सीमिया होगा। इसमें जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन है, तो हम स्टेरॉइड्स ही देते हैं, ट्रीटमेंट जो है ना वो हम स्टेरॉइड देते हैं, और ज़्यादातर ये जो है ना खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें आपके पास ये एपिथेलियाइड हिस्टोसाइट्स है, ये देखें, ये सारा आपको जो नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये, एक मिनट, ये ये जो है ना ये सारा एपिथेलियाइड हिस्टोसाइट है, इसको हम एपिथेलियाइड हिस्टोसाइट्स बोलते हैं। और ये की पॉइंट है ग्रेन्युलोमास की, नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमा जब हम पढ़ेंगे ना, ग्रेन्युलोमा की जो की पॉइंट है, जब आप ये एपिथेलियाइड हिस्टोसाइट्स, ये सेल्स देखेंगे ना, हिस्टोसाइट्स मतलब साइट्स सेल को कहते हैं। तो हिस्टोलॉजिकली जब आप ये सेल्स देखेंगे ना, तो इसका मतलब है कि ये एपिथेलियाइड हिस्टोसाइट्स है और ये ग्रेनुलोमा की पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन किजेटिंग ग्रेनुलोमा है। और आप जब इसमें अंदर देखेंगे तो आपको कुछ यू सेल नजर आएगा, ये देखिए, ये जाइंट सेल्स है, सही है, जाइंट सेल्स इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये वैसे बुक में है भी। तो ये हमारे पास, और ये देखिए ना ईयर सैक है ना, ये हमारे पास ईयर सैक है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास, हाँ ये देखें आप, ये ये भी आपके पास जो, जब भी आपके पास इसको एस्ट्रॉयड बॉडीज भी बोलते हैं, ये कंपोजिशंस है अब जाइंट सेल का, सही है। ये जो है ना, ये कंपोजिशंस जो आपको नजर आ रही है, ये है आपके पास जाइंट सेल की कंपोजिशन, और फिर इसको हम कहेंगे स्टेरॉइड्स बॉडी, सही है, जो बुक में लिखा हुआ है स्टेरॉइड्स बॉडी, सही है। फिर इसके बाद जो लास्ट हाइपरसेंसिटिव, सॉरी, इसका जो इंटरस्टिशियल लंग का लास्ट जो टॉपिक है वो है हाइपर सेंसिटिविटी मेनिंजाइटिस। इसमें भी आपके पास ग्रेनुलोमेटस रिएक्शंस होती हैं जब आप कोई ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो है ना, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो आप इनहेल कर देते हो। मोस्ट प्रोबेबली जो बर्ड्स वगैरह होते हैं ये इनसे, जैसे कि पाइजन्स, इसमें ब्राइडर लंग्स होता है, सही है। इसमें भी वही फीवर होगा क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है, निमोनाइटिस है, सही है, इन्फ्लेमेशन है। और इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि एजोनोफिल्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे, सही। जनरल पैथोलॉजी में ये भी हम करेंगे कि एलर्जिक रिएक्शन में या हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन में हमारे पास कौन से सेल ज़्यादा होते हैं, सही है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्रॉनिक हो या अक्यूट हो, तो उसमें कौन से सेल्स होते हैं, हमें कैसा पता चलता है कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो हम सेल से पता लगा देते हैं, सही। तो ये खैर वहाँ पे हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी है, तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई एलर्जिक है, चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एजिनोफिल ज्यादा होंगे, ठीक है ना। वही बात है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, फीवर होगी, कफ होगी, डिस्पनिया होगी, सही है। तो ये सारी चीजें आपके पास जो है ना वो आ सकती हैं। तो ये भी जो है ना, अगर ये एक्सपोजर अगर ये खुरानक हो लॉन्ग टर्म के लिए, आप इसे जो है ना एक्सपोजर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको इनहेल कर देते हो, तो जाहिर सी बात है, तो इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस होगी, सही है। तो ये हमारे पास है। हाँ, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है ना वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हमारे पास जो है ना आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस में, अगर पल्मोनरी ट्रंक में एथेरोस्क्लेरोसिस हो तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। और जो नॉर्मल है ऐसे हमने हमने बात की है, वहाँ पे भी जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन नॉर्मल है वो हमारे पास 10 mmHg है, सही है, नॉर्मल 10 mmHg। एबनॉर्मल कितना है, ग्रेटर देन 25। अगर ये 25 से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। इसमें हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हो जाए पल्मोनरी ट्रंक में, स्मूथ मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाए, सही है, पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है, फ्लेक्सिफॉर्म लीजन्स हो जाए, ठीक है, तो ये है हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इस अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, जाहिर सी बात है, तो अब क्या होगा हमारे पास, क्योंकि आपका राइट हार्ट जो है ना वो इस जो टेंशन है वहाँ पे, जो प्रेशर ज़्यादा जनरेट हुए है, चाहे वो इंटस्टिशियम की वजह से हो, इंटस्टिशियल फाइब्रोसिस की वजह से हो, एनी की वजह से हो, या एथेरोस्क्लेरोसिस हो, तो पीछे राइट साइड पे जो है ना वो
प्रेशर ज़्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है राइट साइड हार्ट फेलियर होगी, सही है, तो कोर पल्मोनाली होगी, ये देखें कोर पल्मोनाली, ठीक हो गया। इसमें भी आपके पास वही चीज़ है, राइट साइड हार्ट फेलियर होंगे और डिस्पनिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीडियाट्रिक्स में हमारे पास ना प्राइमरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी में ये है कि ये हमारे पास यंग एडल्ट फीमेल में होती है हमारे पास मोस्टली, सही है। इथियोलॉजी हमें पता नहीं है किस वजह से होती है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जेनेटिक, ज़्यादातर तो नहीं खैर, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि हमारे पास जो जीन है BMPR2, इसकी इनएक्टिवेशन, इसमें म्यूटेशन आ जाए तो फिर जाके आपके पास ये भी होता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये BMPR2 याद रखना है, सही है, ये एग्जाम में आता है। जो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो ये है कि ड्यू टू हाइपोक्सीमिया की वजह से, फॉर एग्जांपल COPD है, जैसा कि कल हमने COPD को एक्सप्लेन किया था, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, यानी obstructive restrictive लंग डिजीज हो, ये हमारे पास जो है ना वो जो वॉल्यूम है आपके पास जो पल्मोनरी सर्कुलर उसमें इंक्रीज, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उसमें भी हमारे पास सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। कोई कंजेनिटल एनामिली हो, हार्ट डिजीज हो, उसमें भी हमारे पास जो है ना सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। तो ये सेकेंडरी काजेज है हमारे पास, सही है। इसके अलावा जो है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, ये इंक्रीज कर देती है, और ये अहम बात है क्योंकि देखिए जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो ना वो उसमें, क्योंकि लंग्स में हमारे पास ना डुअल वो है, सर्कुलेशन है, तो अगर एक बंद हो जाए तो फिर जो सर्कुलेशन है वो दूसरी तरफ से भी निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डुअल सर्कुलेशन है, तो इसलिए ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक हो। लेकिन अगर इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हुई हो साथ में ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो तो फिर वो हमारे पास जो है ना वो कास करवा देती है और साइन एंड सिम्टम फिर हमें नजर आ जाते हैं, जिसमें होगी कफ होगी और ये सारी चीजें बताइए। तो ये थे हमारे पास सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। फिर इसके बाद जो है ना वो हमारे पास है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। फिर इसके बाद जो है ना वो हमारे पास न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, सही है, तो ये हम करेंगे। अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आपके पास क्या होता है, देखें कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आपके पास जो अल्बिलाई है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास क्या है, अल्बिलाई है, यहाँ पे कैपिलरीज होती है ना, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज है, ये ब्लड सप्लाई करते हैं, सही है। अब अगर यहाँ पे आपके पास इंटस्टिशियम में आपके पास जो है ना वो अल्विलर कैपिलरी जो है ना ये आपके पास इंटेक्ट हो जाए, खराब हो जाए, सही है। अब यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा, यहाँ पे जो पल्मोनरी कैपिलरी, यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा, सही है। तो जब ये फ्लूइड यहाँ पे जो सॉरी लीकेज होगी तो यहाँ पे हमारे पास ना प्रोटीन होते हैं इस लीकेज में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, और ये हमारे पास कंबाइन होते हैं इसके साथ नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल्स जो है इसके साथ, नेक्रोटिक, बुक में लिखे हुए हैं ये सारी चीजें, सही है, नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल्स के साथ ये कंबाइन हो जाते हैं और इससे जो है ना फिर बन जाती है हाइलीन मेम्ब्रेन, सही है। तो ये जो हाइलीन मेम्ब्रेन है ना ये हाल मार्क है, सही है, अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की हाइलीन मेम्ब्रेन। हाइलिन मेम्ब्रेन जब भी आपके पास ये जो ईयर से के ये डैमेज हो जाती हैं, अल्वीलर कैपिलरी जो है ना, ये जो ईयर से के जो अल्वीलर कैपिलरी है यहाँ से प्रोटीन निकल जाते हैं, जब यहाँ से प्रोटीन निकल जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्रोटिक फैक्टर्स होते हैं वहाँ इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं। जब ये कंबाइन हो जाते हैं ये जो रिच फ्लूइड है जो प्रोटीन है, हाइलिन मेम्ब्रेन जो है ना वो फिर इसको हम हाइलिन मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, और ये जो हाइलिन मेम्ब्रेन है ये हाल मार के आपके एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की, सही है। तो ये सारी चीज़ें बुक में लिखे हुए हैं। ये जाहिर सी बात है वही हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, ये सारी चीज़ें तो होंगे क्लिनिकल फीचर में। तो ये देखें डिफ्यूज इमेज अल्वीलर कैपिलरी इंटरफेस, डिफ्यूज अल्वीलर डैमेज, लीकिंग ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड लीड्स टू एडिमा एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइलीन मेम्ब्रेन्स, सही है, एंड द अल्विलाई, ये देखें। तो ये हमारे पास क्योंकि आपके पास ये जो है ना ये जब ये लीकेज हो जाती है ना तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है। अब ये आपको नजर आया है ना समथिंग कॉल्ड वी कॉल हाइलीन मेम्ब्रेन, अब ये हाल मार्क है, सही है। तो
ये हमारे पास होती है। जाहिर सी बात है जब ये होगी तो हाइपोक्सीमिया होगा, डिफ्यूजन्स होगी नहीं, सही है, क्योंकि अब आपका जो लंग है वो फाइब्रोसिस हो गई है एक किस्म की, और आपका जो मेम्ब्रेन है वो बड़ा हो गया है, और जो डिफ्यूजन होगी वो कम डिफ्यूजन होगी नहीं। और दूसरी बात है कि आपने एक किस्म का सरफेस टेंशन इंक्रीज किया। जब आप सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देते हो तो आप एक कोलेप्सिंग फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो इसमें जो अल्विलाई वो कोलेप्स भी हो जाती है, सही है। तो इसलिए हाइपोक्सीमिया होगी, साइनोसिस इसलिए होगी, सही है, क्योंकि आप डिफ्यूजन ही नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है ना वो आपके पास वाइट आउट ऑन एक्सरे। इस एक्सरे पे जब आप देखेंगे ना, ये देखें, ये ये इसको कहते हैं वाइट आउट ऑफ द लंग। एक्सरे पे आपको बिल्कुल ऐसे ही नजर आएंगे, सही है। और ये हिस्टोलॉजिकल है हमारे पास फोटो। अब देखें ना कि ये हमारे पास जो है ना नॉर्मल वो है, ईयर सैक है, ठीक है, ये भी ईयर सैक है, सॉरी नॉर्मल नहीं है, सही है, ये भी ईयर सैक है, ठीक है, ये भी ईयर सैक है, ठीक है, ये भी ईयर से। अब देखिए इसको जो है ना, ये जो जगह है ये देखिए, इसको कहते हैं हाइलीन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर आप देखें ना तो ये जो मेम्ब्रेन है ना ये मोटा हो गया है, तो अब डिफ्यूजन नहीं होगी, समझ रहे हो ना, ठीक है। बड़ी सीधी सीधी से बातें हैं। तो अब डिफ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि आपने मेम्ब्रेन को मोटा किया है, डिफ्यूजन नहीं होगी। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि आपने सरफेस टेंशन को इंक्रीज किया, तो अब यहाँ पे जो कोलेप्सिंग फोर्स है वो इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे जो है ना आपकी एल्विलाई कोलेप्स भी हो सकती है, सही है। तो ये देखें, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, ये ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थे अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इथियोलॉजी में हमारे पास इतने सारी चीजें हैं कि ये इसकी इथियोलॉजी एक्यूट रेस्पिरेटरी सेप्सिस हो सकती है, इन्फेक्शन, शॉक, ट्रॉमा, एस्पायरेशन, पेनक्रियाटाइटिस हो, डीआईसी हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो, एंड सम ड्रग्स हैं हमारे पास कुछ, सही है। तो ये मोस्टली मल्टीपल इथियोलॉजी से, इसकी वजह से हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकती है। इसके अलावा जो है ना आपके पास न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो आपके पास जो है ना वो जो प्रोटीएज मेडिएटेड जो है वो आपके पास, क्योंकि ये जाके आपके पास जो टाइप 1 है और जो टाइप 2 नीमोसाइड्स है, हमने पढ़ा है ना जो फिजियोलॉजी में, हमने कहा था कि एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 न्यूमोसाइड्स है, ठीक है। तो जो टाइप 1 हमने कहा था कि ये हमारे पास जो केसेस एक्सचेंज है उसमें का हेल्प कर देती हैं, और जो टाइप 2 न्यूमोसाइड्स है, जैसे कि हमने कहा था, इसको स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, सही है, लंग्स का जो स्टेम सेल्स है इसको कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना ये हमारे पास ये जो स्पेंगोमाइलिन थे और लिसिटीन, जिसमें हम फास्फाटिडाइल कोलिन भी नाम दिया था, जो जिसको हम लिसिटीन कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते थे, याद है, फिजियोलॉजी में हमने ये चीजें की हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोड्यूस कर देते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाए तो आपके पास ये जो चीजें हैं वो भी खराब हो जाती हैं, सही है। तो सरफेक्टेंट जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, सरफेक्टेंट डिक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका लंग अब मिच्योर नहीं होगा, क्योंकि सरफेक्टेंट की वजह से हमारे लंग मिच्योर होते हैं, ठीक है ना। तो लंग मिच्योर नहीं होगा, तो इसी वजह से जब हम 24 या 20, इस बुक ने तो मेरे ख्याल से 28 लिखा है हाँ 28 ही लिखा है, जो फिजियोलॉजी उसमें 24 लिखा है कि इसमें जो है ना वो सरफेक्टेंट हम देखते हैं। और 24 वीक ऑफ गेस्टेशन में तो हम जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हम ये सरफेक्टेंट का जो वीडियो है वो हम देखते हैं कि सरफेक्टेंट है कि नहीं। अगर ये डिक्रीज है, हमने कहा था कि 2:1 है, 2:1 से डिक्रीज हो जाए तो फिर हमने कहा कि अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकती है, न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकती है, ठीक है ना। वैसे न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हम आगे करेंगे, उसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें है, ये सारी चीज़ें स्लाइड में रखें हैं। तो ये है, हमने कहा था। फिर जब सरफेक्टेंट डिक्रीज हो जाते हैं तो इसका मतलब है सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है, और हमने कहा था कि सरफेस टेंशन इंक्रीज जब हो जाती है तो हमने 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, निमोनिया हो गया, इसके अलावा जो है ना ये आरडीएस हो गया, और इसके साथ पल्मोनरी एडीमा है। तो उसमें सरफेक्टेंशन जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो जब सरफेक्टेंट कम होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सरफेक्टेंट जो होता है ना, जैसा कि हमने उधर पढ़ा था कि ये आपके जो सरफेस टेंशन है, जो फोर्स है, उसको मना कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ताकि कोलैप्स ना हो जाए आपका लंग, सही है। तो अगर आपके पास ये सरफेक्टेंट ना हो तो आपका लंग मिच्योर नहीं होगा। जब लंग मिच्योर नहीं होगा तो इसलिए हम फिर इस पेशेंट को जो है ना वो स्टेरॉइड देते हैं जब लंग मिच्योर नहीं होता है, सही है। 20
8 वीक में या 27 वीक में, 28, क्योंकि इसमें हम देखते हैं, ये टेस्ट करते हैं ताकि बेबी का जो लंग है वो मिच्योर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर उसमें हम फिर जो है ना वो हम स्टीराइड दे देते हैं, बेटामेथासोन जो है ना वो आते हैं हमारे पास, वो ड्रग आप चाहे इसके लिए, ठीक है, तो वो हम दे देते हैं। सही है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है कि आप अंडरलाइन काज को देखो, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, सही है, आप अंडरलाइन काज को देखो, उसको ट्रीट करो, या जो है ना आप पेप लगा देते हो, PEPP, सॉरी PEEP, यानी वेंटिलेशन विद पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, आप ये कर देते हो। सही है। रिकवरी हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन ये है कि इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी। अब इसे इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस जब एक बार हो जाए ना तो फिर क्योंकि आप फाइब्रोसिस एक बार आपका लंग में हो जाए ना तो फिर ये रिकवर नहीं हो सकती है। सही है। क्योंकि आप उस निमोसाइट्स को, जो स्टेम सेल्स है वो खराब हो जाती है। तो उसके लिए फिर एक ही इलाज है कि आप लंग को ट्रांसप्लांट कर देते हो। सही है। ये वही है न्यूनेटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जैसे कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन भी किया कि इनएडिक्वेट सरफेक्टेंट लेवल जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, जो टाइप 2 निमोसाइट्स है वो हमारे पास सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस कर देते हैं। सही है। क्लिनिकल फीचर्स वही है कि आपके पास जो है ना आफ्टर बर्थ में आपके पास जो रिस्पायरेटरी जो एफर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, टिकेपनिया होगी। सही है। आप आप एसेसरी मसल जो है ना वो यूज कर देते हो। सही है। इसके अलावा हाइपोक्सिया, साइनोसिस और ये सारी चीजें आपके, ग्रेनुलरिटी ऑफ द लंग एक्सरे, आपको ग्रेनुलरिटी, ये अहम पॉइंट है, ये की पॉइंट है। ग्रेनुलरिटी, आपको एक्सरे पे आपको ग्रेनुलरिटी मिल जाएगी, नजर आएगी। ठीक है ना। तो आप देखें ना, ये जो आपके पास ये जो ग्रेनुलरिटी है आप देख सकते हैं, ये 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 जो है ना ये सफेद, ये ग्रेनुलरिटी है। सही है। तो आपको ये ग्रेनुलरिटी आपको नजर आ जाएगी। सही है? ये है हमारे पास क्लासिकल फाइंडिंग एक्सरे पे, ये जो ग्रेनुलरिटी है ना क्लासिकल फाइंडिंग। सही है? इससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद एसोसिएटेड, जाहिर सी बात है, प्री मेच्योरिटी होती है। सही है। जो हम लेसेथिन और स्पिंगोमाइलिन रेशो देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग कर देते हैं, टेस्ट से हमें पता चल जाता है। फिर हम सी सेक्शन डिलीवरी और मेटरनल डायबिटीज, क्योंकि मेटरनल डायबिटीज में ये है ना कि जब माँ को जो है ना डायबिटीज हो तो उसका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। अब बच्चे का तो डायबिटीज नहीं होता, बच्चा तो माँ के पेट के अंदर होता है, तो ये हाई ब्लड शुगर जो है ना वो चला जाता है बच्चे के पेंक्रियास से, बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर देते हैं। तब जब बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस आके उस इस सरपेक्टिन को जो है ना वो इनहिबिट कर देते हैं, प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। तो इसी वजह से एक मेटरनल डायबिटीज भी हमारे पास इसके साथ एसोसिएटेड है। सही है। तो इसको जहन में रखना है आप लोगों ने। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? हाइपोक्सीमिया होगी। सही है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ वही पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, निक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ये इमरजेंसी है। सही है। मेडिकल इमरजेंसी है, ये हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे। सही है। ये जो निक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस है, क्योंकि हाइपोक्सीमिया ऑक्सीजन होती ही नहीं है, आपकी जेटी के लिए भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हमें चाहिए। ठीक है ना। तो बच्चे के लिए तो वहाँ पे निक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होती है, और ये मेडिकल इमरजेंसी है। वैसे हम पीडियाट्रिक्स में हम पढ़ेंगे निक्रोटाइजिंग इंटरकोलाइटिस का क्या मतलब है। सही है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। फिर हम इसमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कर देते हैं ताकि ये जो रेडिकल इंजरीज हैं, ताकि ये हमारे पास जो है ना वो ना हो। सही है। फिर इसके बाद जो है ना ये हमारे पास थे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये चीजें हमने की। बाकी जो है ना हम लंग्स कैंसर्स हैं वो हम कल करेंगे।